मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय सनातन परंपरा के विद्वत वरेण्य, ज्ञान मीमांसा के शिरोमणि, परम पूज्य गुरुवर प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी गुरु जी को कि वो अपने वचनामृतों से हम सभी को अभिसिंचित करें और पाणिनि शौर्य संस्थान गौरवपूर्ण रूप में उनका अभिनंदन करता है। सूक्ष्माय शुचये नित्यं नमो वाक्तत्वतत्तवे विचित्रवयस्य विन्यासो विदधाति जगत्पति। इस संपूर्ण आयोजन की अधिष्ठात्री अभिनव पाणिनि आदरणीय दीदी पुष्पा दीक्षित जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी, पंडित राज उपाधि से सम्मानित विद्वत वरेण्य ब्रजभूषण ओझा जी और विष्णुकांत शास्त्री जी। यह अभूतपूर्व अवसर है हम सबके लिए, मेरे लिए तो विशेष रोमांचित होने का और आनंदित होने का अवसर है। और बहुत समय बाद मैं दीदी के सानिध्य में बिलासपुर आ सका और मैं इसको बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मैं सबसे पहले तो सामने बैठे हुए दीक्षित जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं जब से विवाह हुआ है इन दोनों का, तब से मैं दोनों को देख रहा हूँ और हमारे ऋषियों ने जो दाम्पत्य का मर्म बताया है, रहस्य बताया है, वो मैं इनमें प्रतिफलित होता हुआ देखता हूँ। कम ऐसे पति पत्नी मिलते हैं जिन्होंने एक दूसरे का इतना ध्यान रखा हो। तो ये सब पौष्टिक प्रक्रिया, व्याकरण, ये तो सब अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इन दोनों को देख करके हम सबको जो अपने जीवन में सीखना चाहिए, इन्होंने बहुत संकट झेले। पुष्पा दीदी ने अपने जीवन में जितने, किसी महिला ने इतने संकट नहीं झेले होंगे, इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया। और इतने संकट संघर्ष झेल के कितनी ऊंचाई पर पहुंची है, ये तो बड़ा अद्भुत है। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जितने कष्टों से गुजरता है व्यक्ति और जितने संकटों का सामना करता है, इस बड़ी अद्भुत धैर्य और साहस की प्रतिमा ये है। यह भी एक अलग बात है। तो हमारा समय बड़ी जटिलताओं का समय है और स्वार्थ का और कुटिलताओं का समय है, मूर्खताओं का, प्रचंड मूर्खताओं का, क्षुद्रताओं का समय है, लेकिन अगणित संभावनाओं का समय भी यह है। ये शास्त्र परंपराओं के पुनराविष्कार का समय है, पूरी ज्ञान मीमांसाओं को नए सिरे से समझने का समय यह भी है। और ये जो सारी संभावनाएं 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में नए ढंग से चरितार्थ हो रही है, श्रीनिवास वरखेड़ी जी हैं। ये जिस तरह से शास्त्र परंपराओं को फिर से उपस्थापित कर रहे हैं, उनके उत्थान में सहायक हो रहे हैं, उत्प्रेरक हो रहे हैं, एक प्रशासक के रूप में और एक स्वयं बहुत बड़े शास्त्रज्ञ के रूप में। फिर वो संभावनाएं जिनमें फलित हो रही है, वे ब्रजभूषण ओझा जी हैं, विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। और इन सारी संभावनाओं का जो साकार रूप है, सरस्वती स्वरूपा जो है हमारे बीच में, वो पुष्पा जी हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों में से शायद ही कोई उतने लंबे समय से इनको देखता आ रहा होगा जितने लंबे समय से मैं इनको देखता आ रहा हूँ। क्योंकि बिलासपुर में जब से आई तब से आप लोग देख रहे हैं। हम तो जबलपुर में जब एमए करके रिसर्च करके लेक्चर हुई थी तब से इनको देख रहे हैं। वो क्या इनका स्वरूप था उस समय। ये जबलपुर में संगोष्ठियां होती थी, बड़े बड़े विद्वानों से व्याकरण के विषय पर ये शास्त्रार्थ करने लगती थी। तो उसी समय हमने देखा, ये सन 75 से 80 के बीच में एक संगोष्ठी में हम जबलपुर में गए, तो बड़े व्याकरण के विद्वान वहां आए हुए और ये उठ करके उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगी। तो मैं बड़ा चमत्कृत हुआ कि मुझे ये लगता था कि एक तो महिला है और फिर व्याकरण, वो व्याकरण में किसी बड़े विद्वान के सामने उठ के खड़े होकर के सवाल करेगी और प्रश्न करेगी, ये कभी सोचा ही नहीं था। तो अद्भुत चरित्र इनका तब से देखते आ रहे हैं। उसी संगोष्ठी में मुझे किसी अपने अध्यापक से मिलने जाना था, मेरे अध्यापक आए हुए थे। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऑटो खोज रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि वो पुष्पा जी जा रही है स्कूटर से, आप उनके स्कूटर से जाना, फिर चले जाइए। तो पुष्पा जी ने मुझसे पूछा कि भैया आपको कोई बैठने में शर्म तो नहीं आएगी मेरे पीछे, मैं आपको ले जाऊंगी, मुझे तो कोई वो नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप बिठा दीजिए मुझे, और मैं बैठ गया इनके पीछे। वो
मतलब वो जमाना था 40-45 साल का, जब एक लड़की का स्कूटर चलाना ये बड़ी अजूबे की बात मानी जाती थी। लड़की और स्कूटर चला रही छोटे शहर में, कार चला रही, अब तो बहुत ही अचंभित लोग हो जाते थे। और शुरू में इन्होंने कितना संघर्ष किया है, किस पृष्ठभूमि से निकल करके आई है, कहाँ पहुंची है। तो क्या इनका साहस है कितना इनका मतलब चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा है जिसको कहते हैं। तो जब जैसे ही हमने देखा कि तो व्याकरण में तो इनकी साधना है बड़ी, तो हमारे यहाँ सागर में संगोष्ठियां हुई, उसमें हमने इनको बुलाया। अद्भुत अवसर हुए। पुष्पा जी ने जब जब अपने व्याकरण ज्ञान का प्रदर्शन किया है, तो मैंने एक संगोष्ठी में घोषणा ही की थी कि ये क्रांति, बड़ी क्रांति हुई है व्याकरण के क्षेत्र में, पूरा नया प्रस्थान उदित हुआ है व्याकरण का इनके द्वारा। और ये अभिजीत को लेकर के आई थी। अभिजीत उस समय, ये जो पीछे खड़े आपके संचालन कर रहे हैं, इनके ग्रैंडसन हैं, तो ये 6-7 साल के थे, ये उनको लेकर के आई। तो बड़े बड़े विद्वान जो है, रामकरण शर्मा जो हमारी यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर थे, संस्थापक डायरेक्टर रहे हैं, वो गदगद हो गए, बिल्कुल चकित होकर के देख करके, अरे इस बच्चे का ही तो बड़ा चमत्कार है, पूरी अष्टाध्यायी इसको रटी, जहां से कहो वहां से सुना दे, आगे के सूत्र पीछे के सूत्र, और सब इसको घेर करके बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो 3 दिन की संगोष्ठी में तो ये एक बड़ा चमत्कार हुआ पुष्पा जी ने जो करके दिखाया है व्याकरण के क्षेत्र में। तो लोग कहते हैं कि अष्टाध्यायी पढ़ना चाहिए, ये इन्होंने कौन सी नई बात कही, ये तो विरजानंद सरस्वती करते ही थे। विरजानंद सरस्वती के बारे में तो कहते हैं कि वो जो उनसे पढ़ने जाता था, वो सिद्धांत कौमुदी की पोथी पता नहीं सही है कि नहीं बाहर रखी रहती थी, और एक जूता रखा रहता था, वो कहते थे कि इसमें जूते मार करके आओ, उसके बाद मैं तुमको दीक्षा दूंगा। लेकिन जैसा दीदी ने बताया है कि उन्होंने अष्टाध्यायी रटवाई, लेकिन अष्टाध्यायी का आविष्कार नहीं किया, जो क्रम उसमें है और जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, विन्यास देंगे, वो नहीं हुआ। आर्य समाज में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है, व्याकरण की परंपरा वहां पर है। तो ये मानना गलत है कि अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा करके और उसकी शुरुआत वहां पर कर दी गई थी। अष्टाध्यायी का जो वास्तव में रहस्य है, उसको तो इन्होंने हमारे सामने रखा। और ये जो जो मोटी मोटी बातें हैं, मैं भी 2-3 बार मैंने इनकी कार्यशालाएं सागर में कराई, फिर जब मैं कुलपति हुआ तो परिसरों में तो कार्यशालाएं हुई ही। तो सागर में जब होती थी तो मैं भी जाके बैठता था, मैं व्यस्त रहता था, मैं उतना नहीं समझ पाता था, उसका एक कारण है। लेकिन मैंने देखा कि नगर के लोग, बाहर के लोग जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, वो आकर के इनकी 15-20 दिन की कार्यशाला में बैठते थे और वो यंगन जुगन के वाक्य बना रहे हैं वो संस्कृत के। ये बड़ा चमत्कार हमको लगता था। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ ली जाए। पुष्पा जी ने जो किया है कि सार्व धातु को रार्ध धातु मिलाकर के, ये जो कौमुदी ने हमको लकार अपने तिगंत प्रकरण में वहां पर पढ़ाए गए, वो उससे कितना उलट पुलट हुआ। और मेरी सारी अरुचि पारंपरिक पाठशाला पद्धति से उसके कारण हुई। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था आधुनिक विद्यालय में, और शाम को पाठशाला होती थी, उसमें भी मैंने प्रवेश, पाठशाला लगती थी उसी नगर में, उसमें मैंने प्रवेश ले लिया। तो प्रथमा कक्षा वहां से करने लगा और यहाँ आधुनिक पद्धति से पढ़ रहा था। तो हमको पठती पढ़ता पठंती, ये लट लकार के जिसको वर्तमान काल वो कहते थे, उसके 9 रूप रटवा दिए। फिर पठत पठताम पठंतु, ये लोट लकार के जिसको कि आद्यार्थक कहते थे आधुनिक पद्धति में, उसके 9 रूप रटवा दिए। फिर पठेत पठेताम पठेयु, ये विधिलिंग के 9 रूप रटवा दिए। फिर अपठत अपठताम अपठन, ये लंग लकार के जिसको भूतकाल कहते हैं, उसके तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में 9 रूप रटवा दिए। फिर पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, ये भविष्य काल जिसको कहते हैं, उसके 9 रूप रटवा दिए। तो हमको लगा कि ये हमको रट गए तो हम किसी भी धातु को जो भुआदि गण की है उसके रूप बना लेंगे और हम वाक्य लिखने लग जाएंगे। फिर हमने एक अनुवाद की पुस्तक ले ली, कपिल देव द्विवेदी की, चक्रधर हंस नोटियाल की, तो मुझसे संस्कृत खूब लिखने लग गए। हमको लगा कि हमको क्या जरूरत है, क्योंकि हम वहां गए पाठशाला में शाम को, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में वो उन्होंने सुबंत प्रकरण पढ़ाना शुरू किया, फिर तिगंत प्रकरण पढ़ाना शुरू किया। उसमें हमको लगे कि ये रहस्य तो बड़ा खुल रहा है कि कैसे बने हैं ये रूप, राम से सु लगा करके क्या हित हुआ, और रामा कैसे बना, फिर भवती कैसे बना तिगंत प्रकरण में। लेकिन उससे क्या हमको मिलेगा, क्योंकि उसको कोई क्रम ही नहीं लग रहा है कि हम सब समझ सकें, एक को समझ करके हम सब समझ लें, ऐसा कोई क्रम नहीं उसमें लग रहा है। तो मुझे लगा कि कौमुदी पद्धति से तो काम नहीं चलेगा। यदि उस समय ये पौष्टिक प्रक्रिया आ जाती तो मैं शायद पारंपरिक शिक्षा पद्धति में जाता और मैं शास्त्र पढ़ता। मैं शास्त्र की नहीं, उस
इस कारण से हो पाया। मैं आधुनिक शिक्षा पद्धति से गया, मैंने मध्यमा तक में पहुंचा था, वहां भी मैं टॉप करता था, यहाँ भी मैं टॉप करता था। फिर मैंने छोड़ दिया उसको, पारंपरिक शिक्षा पद्धति जो पाठशाला पद्धति है, मुझे लगा कि ये तो बड़ी अवैज्ञानिक सी है इसमें, और इसमें पोंगापंथी सब हो रही है। तो ये फिर हम इस पद्धति से चल करके आए। लेकिन जब पता चला कि ये पूरी शास्त्र परंपरा है, इसको समझना और व्याकरण को समझना, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, तो सार्वधातुक और आर्ध धातुक अलग अलग पढ़ाए जाएं। और तिंशित सार्वधातुकम, उसमें लट लोट लंग लिंग ये जो लकार हैं ये अलग पढ़ाए जाएंगे, और जो आर्ध धातुक है वो लट लिट लुंग लिंग लिट ये जो लकार है इनकी प्रक्रिया अलग होगी। ये जो क्रम फिर इन्होंने बताया तो क्लियर, बहुत स्पष्ट हो जाता है, और उससे हम रूप बनाने लगते हैं। और पुष्पा जी को जब हम सुनते हैं, इनके YouTube पर व्याख्यान है, मेरे ख्याल में 650-700 व्याख्यान है, उसमें से बहुत सारे, उसमें तो श्रीधरी टीका, श्रीमद् भागवत, श्रीधरी टीका सहित भागवत इन्होंने पढ़ा दी, बहुत बड़ा काम है। लेकिन बाकी सब तो ये पोषवी प्रक्रिया इन्होंने समझा दी, कोई उनको ही अगर ध्यान से सुन ले तो व्याकरण का पंडित बन जाएगा। इतना बड़ा काम हुआ है, फिर ये ऑनलाइन तो पढ़ाती ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भविष्य बना दिया। जैसे अभिजीत को देख करके रामकरण शर्मा ने कहा 40 साल पहले, 35 साल पहले उस संगोष्ठी में कि संस्कृत का भविष्य है, तो उसी तरह से इन्होंने तो संस्कृत का भविष्य खड़ा कर दिया है, बना दिया है कि आगे के लिए इन्होंने ये व्याकरण पढ़ाने के लिए, पोषवी प्रक्रिया से व्याकरण पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार कर दिए हैं। और सारे विश्व के व्याकरणों में संस्कृत व्याकरण विनियोजित किया जा सकता है। ये आपको इनके भाषण सुनते हुए, इनका जो व्याख्यान है वो सुनते हुए इसका प्रत्यय हो जाएगा। हमारे एक युवा मित्र हैं देवेंद्र पटेल, जो पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं संस्कृत के, बहुत उत्साही हैं। तो उन्होंने तेलुगु भाषा का व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिख करके एक पुस्तक तैयार कर दी कि कैसे तेलुगु का व्याकरण ये पाणिनि से बन जाएगा, पूरा का पूरा व्याकरण। ऐसे ही किसी भी भारतीय भाषा का पूरा व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी से बनाया जा सकता है। और बाकी जो भारतीय भाषाएं संस्कृत के अतिरिक्त, प्राकृत के अतिरिक्त, उनके पास व्याकरण सुव्यवस्थित नहीं है। हिंदी में अभी भी चर्चा होती रहती कि हिंदी का व्याकरण फिर से लिखा जाए। कामतानाथ गुरु ने व्याकरण लिखा था, और फिर उसके बाद एक और दूसरे संस्कृत के पंडित थे जो बहुत विवादास्पद हुए, उन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा। और अभी भी वहां बार बार ये आवाज उठाई जाती है कि हमारे पास सर्वसम्मत व्याकरण, आदर्श कोई व्याकरण ही हिंदी का नहीं है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी अगर इस प्रक्रिया से पढ़ी होती तो हिंदी का व्याकरण भी अच्छी तरह से लिख जाता और सुव्यवस्थित हो जाता। अन्य भाषाओं के व्याकरण सुव्यवस्थित हो जाते, क्योंकि वह यूनिवर्सल प्रक्रिया है, वो सारी भाषाओं पर लगाई जा सकती है। तो बहुत सारे भाषा के रहस्य हमने इनसे सीखे, बहुत ज्यादा हम उसमें सारी प्रक्रियाओं में भले ही न गए हो, कि इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अनुस्वार और विसर्ग सदैव अच के पश्चात ही आएंगे। और व्यंजन के पहले तो अच आ सकता है, स्वर आ सकता है, व्यंजन के बाद तो आता ही है। जब का खा गा गा बोलते हैं तो उसमें अकार या इकार उकार बाद में आता ही है। लेकिन अनुस्वार और विसर्ग जो है वो अच के स्वर के पश्चात ही आ सकता है। ये एक सामान्य मोटी बात ही हम लोगों की बुद्धि में नहीं थी। तो इससे उच्चारण का जो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन विज्ञान है वह व्याकरण के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा जिसको वेदांतों में कहा, तो हमारी शिक्षा पद्धति में शिक्षा ही निकल गई, बाकी सब रहा। जिसको हमारे पुरखों ने शिक्षा कहा है वो प्रातिशाख्यों में, पाणिनि शिक्षा, नारद शिक्षा आदि शिक्षा ग्रंथों में है, तो वो भी व्याकरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि अच के पश्चात ही लगेगा विसर्ग, और अनुस्वार उसके पहले नहीं लग सकता है। संस्कृत में, भारतीय भाषाओं में कुछ बहुत कोई ट्राइब्स की भाषाएं होंगी जिनमें कि अनुस्वार और विसर्ग पहले बिना स्वर के आरंभ में आ जाते होंगे, लेकिन हमारी भाषाओं में संभव नहीं है, क्योंकि सारा विषय शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि हम कैसे बोलते हैं, और स्वर हम कैसे पैदा करते हैं, ध्वनियां कैसे पैदा करते हैं, और कैसे हम उच्चारण करते हैं। तो वहां से फिर सिखाया जाता था हमारे प्राचीन काल में, उसके बाद व्याकरण सिखाई जाती थी। तो इनके व्याख्यानों को सुनकर के हमको यह भी विश्वास होता है कि संस्कृत भाषा, जिसको AI कहते हैं, उसके लिए कितनी उपादेय है। क्योंकि ये जो प्रत्याहार सूत्र है, ये तो विश्व की किसी भी भाषा के पास ऐसे सूत्र है ही नहीं।
और अब तो दुनिया देख रही है कि ये सूत्र प्रणाली कैसी संस्कृत की है। एक बार हम जब कुलपति थे, बहुत गहरी बातें तो ये लोग करेंगे, मैं तो बहुत मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का हमको अतिरिक्त कुलपति बना दिया गया। वहाँ 2-3 वर्षों से दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था, तो हमने कहा दीक्षांत समारोह कर लेते हैं। तो किसको बुलाए? उन्होंने कहा अब्दुल कलाम साहब को बुला लेते हैं। तो अब्दुल कलाम साहब के घर गए, हम उनसे कहने कि आप आइए। बड़े सज्जनता से मिले, अद्भुत आदमी है, संत आदमी है वो भी। और उन्होंने सब संस्कृत के बारे में क्या क्या हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब पूछा, क्या क्या विषय पढ़ाते हैं। फिर उन्होंने ये सब पूछा। तो उनका मैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, तो उनके लिए सब व्यवस्था कराई। तो उन्होंने जो भाषण दिया हमारे LBS लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में, उसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा जो है वो कोडिफिकेशन के लिए बहुत उपादेय है। ये कूट भाषा इससे बनाई जा सकती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उनको एक कृत्रिम भाषा की, मशीन लैंग्वेज की जरूरत होती है। और उन्होंने कहा कि जो कोर्ट्स में जो लैंग्वेज बनती है उसको संस्कृत से हम बना सकते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो आर्मी हमारी फ्रंट पर लड़ाई लड़ती है उनको एक कोड लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको और कोई ना समझ पाए, वो लोग समझ सकते हैं। तो पाणिनि व्याकरण से वो कूट भाषा बन सकती है, कोडिफाइड लैंग्वेज बन सकती है। और उसको उन्होंने कुछ उदाहरणों से बताया कैसे सैनिकों को आवश्यकता पड़ती है कि वो आपस में समझ सकेंगे, ऐसी भाषा बनाई जाए। तो ब्रिक्स एक नासा में बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कि 1982 में ये कहा कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत आदर्श भाषा हो सकती है, NLP के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन उसको सत्यापित नहीं ज्यादा किया। ब्रिक्स ने 2 पेपर छपवाए अपने, चर्चाएं भी उन्होंने की। उन्होंने अष्टाध्यायी उस तरह से पढ़ी नहीं। ब्रिक्स ने संस्कृत समझने का उन्होंने प्रयास किया। कुछ उदाहरण जो उन्होंने दिए, उन्होंने नव्य न्याय के दिए। और उन्होंने कहा कि नव्य न्याय की जो शास्त्रीय भाषा है और पाणिनि की जो परिभाषाएं हैं वो कंप्यूटर के लिए उपादेय हो सकती है। उससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। कंप्यूटर के क्षेत्र में संस्कृत को लेकर के कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो सका। अब ये जो प्रक्रिया, पोष्टी प्रक्रिया आई है, इससे बहुत सारी जो भाषा की गुत्थियां हैं, रहस्य खुलेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बार फिर कंप्यूटर की उपादेयता पर चर्चा की जानी चाहिए, की जा सकती है। तो ये मैं तो देखा कि जो हम लोगों को इतनी मोटी बुद्धि, हम लोग का ध्यान नहीं जाता कि हमने संस्कृत व्याकरण भी पढ़ी, थोड़ी लघु कौमुदी पद्धति से भी पढ़ी, बाद में सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी हमने। उससे जो थोड़ा बहुत ज्ञान आया वो काम आता है। लेकिन हमको लगा कि इतनी कंफ्यूजिंग है ये सिद्धांत कौमुदी जो है, और उससे संस्कृत नहीं हमको बोलना लिखना आया। उससे ज्यादा तो हमको फिर वो चक्रधर हंस नोटियाल की किताब में अनुवाद कर करके संस्कृत लिखना आ गया। फिर हमको लगने लगा कि हम अब लिख लेते हैं, हम श्लोक बना लेते हैं, हम संस्कृत अच्छी बोल लेते हैं, अब हम क्या करेंगे ये सब प्रक्रियाओं में जा करके। ये प्रक्रियाएं इस तरह से कर दी गई हैं कि काम की नहीं रह गई है। लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि 12 खड़ी हमने जब हिंदी पढ़ते थे, हिंदी वर्णमाला पढ़ते थे तो 12 खड़ी रटते थे। और उसमें हमने कका की कुकू के कई कोको कमका ये रटा। का से लेकर के फिर खा की 12 खड़ी रटी, फिर गा की 12 खड़ी रटी, खूब रटा हमने। और धातुओं के रूप भी हमने खूब रटे, काम आते हैं अभी भी, जो रट लिए थे उस समय, उससे हमारा काम चलता है। तो ये कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें रिकार क्यों नहीं आया 12 खड़ी में। अब जो मौलिक चिंतक होता है, जो बड़ा शास्त्रकार होता है, वो मौलिक प्रश्न उठाता है, मूलभूत प्रश्न उठाता है। तो पुष्पा जी ने पूरी शास्त्र परंपरा पर मौलिक प्रश्न उठाए। उन्होंने कौमुदी की जो पद्धति है उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो पुष्पा जी ने काम किया है पोष्टी प्रक्रिया के द्वारा, ये पूरी शास्त्र परंपरा के क्षेत्र में 20वीं और 21वीं शताब्दी की एक बड़ी क्रांति है। क्योंकि इससे पूरी शास्त्र परंपराएं नई हो जाती है। और जो बड़ा चिंतक, बड़ा दार्शनिक, बड़ा शास्त्रकार होता है तो मूलभूत प्रश्न उठाता है और भाष्य फिर कर देता है पूरी परंपरा का। हमारे यहाँ मौलिक चिंतक का, मौलिक विचारक का और मौलिक शास्त्रकार का लक्षण ही यही है कि सूत्र का जो भाष्य नए ढंग से करता है अपने युग में आकर के नई प्रणाली के अनुसार, वह हमारे समय का बड़ा दार्शनिक, बड़ा शास्त्रकार होता है। सूत्र ग्रंथ तो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का भाष्य करते आ रहे हैं, काशिका में भी करते हैं।
7वीं 8वीं शताब्दी में। फिर ये जो प्रक्रिया पद्धति है, धर्म कीर्ति का रूपावतार है ग्रंथ है, 7वीं शताब्दी का, उससे आरंभ होती है। उस ग्रंथ से ये परंपरा चल पड़ी, जो ये सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी वाली पद्धति है। धर्म कीर्ति एक लेखक, धर्म कीर्ति एक विद्वान थे 7वीं शताब्दी में, उन्होंने रूपावतार नाम से किताब लिख दी, उससे परंपरा चल पड़ी। फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी परंपरा है कि प्रक्रिया बताई जा रही है, और प्रक्रिया बताने की परंपरा चल पड़ी। लेकिन वो गलत ढंग से प्रक्रिया बताने की परंपरा चल पड़ी, और उसमें पाणिनि क्या कह रहा है इसके रहस्य को नहीं समझा गया। पुष्पा जी ने अष्टाध्यायी पढ़ करके बड़ा चमत्कार जो किया है कि 4000 कुछ जो सूत्र हैं वो उनकी, इन्होंने जैसे उनकी सारी सेना की ये सेनापति हो गई है कि जिसको जहां भेजना उसकी टुकड़ी वहां उन्होंने लगा दी। जैसे व्यू रचना करते थे महाभारत में, उन्होंने ये व्यू लगाया तो इतने वहां ये इकट्ठे होकर के वहां लग जाएंगे। तो हमको इतना ही समझ में आया कि 4000 सूत्रों को ये नचा सकती हैं कि उनके इतने इकट्ठे हो गए हैं, ये उनको मैं यहाँ रख दूँ तो सारा ही वही रखना। तो पाणिनि के हैं ये रहस्य, ये समझ सकी उसको पढ़ करके। ये बड़ी छोटी बात नहीं है, ये अष्टाध्यायी का रहस्य इन्होंने बोल लिया और हम सबको बता दिया। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, और फिर से मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ आदरणीय दीक्षित जी को और आदरणीय पुष्पा देवी को। तो आप सभी को नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।